भेजे। नमस्कार, मैं योगी किसान अपने चैनल किसान लाइव के लिए हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी सारे आयाम गढ़े हैं। हमारे साथ हैं आज एक खास शख्सियत विजय शंकर चतुर्वेदी जी, जो मुंबई जनसत्ता के लिए वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। आपकी कई सारी कविताओं की पुस्तकें भी आ चुकी हैं। आप एक चिंतक भी हैं, एक लेखक भी हैं। देश के कई सारे प्रतिष्ठित अखबारों में आपके आलेख आते हैं। आज जो देश का वर्तमान परिदृश्य है उसको लेकर हम और उससे जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर मेरे चैनल पर आपका। धन्यवाद योगी जी, मुझे अपने चैनल पर प्रस्तुत करने के लिए मैं आभारी हूं। सर, एक बड़ा मुद्दा इस समय युवाओं को लेकर है। बेरोजगारी कहीं ना कहीं इस समय एक बड़ा प्रश्न बनी हुई है। इसमें थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहूँगा। दरअसल छुपने से काम नहीं चलता है। कोई भी समस्या है, जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका इलाज ढूंढ नहीं सकते। मौजूदा सरकार ने ये किया कि बेरोजगारी के आंकड़े ही देने बंद कर दिए ताकि लोगों को पता लगे। लेकिन दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि हाथों में अंगारे लिए मैं पूछ रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। अब जिसके हाथ में अंगारा रखा हुआ है उसको मालूम है कि ये गर्म है कि ठंडा है, दूसरे से क्या पूछना है। आप आंकड़े छुपा लो, लेकिन जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको तो मालूम है कि बेरोजगारी की क्या हालत है। तो आप छुपा करके जो है, छुपाने से एक चीज़ और समझ में आती है कि आपकी नीयत क्या है। आप रोजगार देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो आंकड़े छुपाने की ज़रूरत है, बल्कि आपको तो प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, कोई विदेश से तो आए नहीं हैं, हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही बच्चे हैं। तो बेरोजगारी की जो स्थिति है या और दूसरे मूल्यों के क्षरण की जो स्थिति है, उस पर तो हम देख ही रहे हैं अपने समाज में कि किस तरह से जो है हर चीज़ का जो एक मयार होता है उसका पतन होता जा रहा है। सरकार का ये एक जो कंट्रोल होता है, जितने भी देश के तमाम प्रतिष्ठान हो गए या सरकारी चीज़ें हो गई, सरकार अपना कंट्रोल धीरे धीरे निजी हाथों में सौंप रही है। तो निजीकरण को आप किस रूप में देखते हैं? देश के लिए लाभदायक होगा या घातक साबित होगा? देखिए, निजीकरण जो है ना हमेशा बुरा नहीं होता है। मुख्य बात यह है कि हमारे जो सत्ताधीश हैं उनकी मंशा क्या है। अगर कोई उपक्रम घाटे में जा रहा है, लगातार घाटा दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आप निजी पूंजी को आमंत्रित करते हैं ताकि उसको ठीक किया जा सके। उस उपक्रम की सेहत, जैसे कि कोई डॉक्टर जो है दवा देता है, काम तो शरीर करता है, भोजन करता है, आहार करता है, दवा उसमें जो है मदद करती है। तो निजीकरण जो है ना वो हमेशा बुरा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी जो नीयत है वो ये है कि भाई हम जो है ना अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, और ये जो संपत्ति निजी, आप किसी भी चीज़ का निजीकरण करते हैं जो पब्लिक सेक्टर की है, तो आखिर हमारे ही देश के नागरिकों, हमारे ही देश के इंजीनियरों, हमारे ही देश की पूंजी और वर्षों की मेहनत से जो है वो खड़े किए जाते हैं। और अचानक एक झटके में आप दूसरे को सस्ते मस्ते दामों में सौंप देते हैं, तो वो जो है ना वो निजीकरण बुरा होता है। और अभी हमने देखा है कि जो दौर चला है, जैसे अटल जी की सरकार में आप देखिए कि विनिवेश मंत्रालय ही बनाया गया था, जिसके अरुण शौरी जी जो है वो मंत्री थे, और उसमें बहुत सारे निजीकरण हुए। उनका बाकायदा विश्लेषण किया गया कि कौन सी चीज़ हमको तकलीफ दे रही है हमारी अर्थव्यवस्था को, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। हमारी भी हिस्सेदारी रहेगी और सामने वाला भी पैसा लगाएगा, इसको खड़ा कर देंगे। कई बार सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, वो सबकी सरकारों में। लेकिन इस समय जो वो एक बाढ़ आई हुई है, जो है बजट में भी आप देखिए, जिस चीज़ की शर्म आनी चाहिए उसको गर्व की तरह पेश किया जाता है कि इस बजट में हमने तय किया है कि हम इतने सारे जो है चीज़ों का वो कर देंगे निजीकरण। तो ये कोई सही रणनीति और देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए मुझे बेहतर नहीं लगता। जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में से है एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इसमें निजीकरण को कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए, निजीकरण का मतलब ये होता है कि जब ये जो बुनियादी सेक्टर्स हैं, इनमें अगर कोई प्राइवेट चीज़ अगर इसमें दखल देती है
तो उसमें उसका सिर्फ एक सीधा होता है कि उसका लक्ष्य जो है मुनाफा है। और जब पूंजी आती है मुनाफे के लक्ष्य से, तो वो जो सोसाइटी के लिए जो उद्देश्य है वो परे हो जाता है। जैसे शिक्षा हो, रक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये बुनियादी चीज़ें, इनके बिना आदमी नहीं रह सकता है। भोजन है, बिजली है, पानी है। अब इनको अगर आप टोटली निजी हाथों में सौंप देंगे तो कीमत वो तय करेंगे। कोई कहेगा मैं 500 रुपये की एक पानी की बोतल बेचता हूँ, अब प्यास मुझे लगी है तो या तो मैं अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो पीऊँगा, वरना मर जाऊँगा। तो फिर सरकार के होने की क्या फिर औचित्य है, क्या औचित्य है कि सरकार हमारे पास है? आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, देश के कई सारे प्रतिष्ठित अखबारों में आपके आलेख भी आते हैं। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। वर्तमान में मीडिया को लेकर कई प्रश्न खड़े होते हैं। कई बार ये सुनने में आता है कि मीडिया जो है एक मार्गी हो गया है। तो वर्तमान में क्या वाकई मीडिया का जो एक क्षरण है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बेसिक बात यह है कि देखिए, अब आज़ादी का ज़माना तो है नहीं कि हमको अंग्रेज़ों को भगाना है, देश में चेतना उस तरह की जगानी है। तो उस समय जो मीडिया था, अखबार ही थे, तो उनका एक स्पष्ट लक्ष्य था। जब आज़ाद हो गया देश तो उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा व्यवसायीकरण भी हुआ और उसमें संसाधन भी जुटाए गए। मीडिया को जो है टेक्निकली और विदेशों से जो है प्रेरणा लेकर के और बहुत सारी चीज़ें समृद्ध करने के लिए पूंजी चाहिए थी, तो वो मिशनरी लेवल पे नहीं चल सकता था। लेकिन अब जो हुआ है तो मीडिया को ये किया कि एक स्ट्रेटजी के तहत ये हुआ कि भाई मीडिया होता क्या है? मीडिया ये होता है कि हम जो यहाँ सड़क पर बैठ के जो सोच रहे हैं, या जनता या महिलाएं अपने रसोई घर में जो चिंता से जो व्याकुल हैं या और भी दूसरे किस्म की समस्याएं हैं, तो मीडिया उनको आवाज़ देता है। मीडिया जो है उनको आवाज़ देता है, जनता की आवाज़ बनकर। जिस तरह से लोकतांत्रिक रूप से प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, क्योंकि हर आदमी तो संसद में जा नहीं सकता, तो वो भेज देते हैं चुनकर सांसद कि भाई आप जाके हमारी बात वहाँ उठाएं। अब जब वो नहीं उठाते हैं तो फिर मीडिया काम करता है कि मीडिया जो है उनको बताता है कि भाई ये तकलीफें हैं। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है मीडिया की। लेकिन इस शक्ति को ही पहचानते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम मीडिया का मुंह जो है बंद करा देते हैं, या ऐसा मुंह खुलवाएंगे कि वो हमारे ही पक्ष में बोले। तो इस रणनीति के तहत मैं अगर इसको चिन्हित करना चाहूँ, कांग्रेस के ज़माने में भी जो है होता था कि प्रो गवर्नमेंट लोग होते थे, प्रो कांग्रेस पत्रकार भी कुछ होते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि इन्होंने जब इस शक्ति को पहचाना, तो जब से मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया, तो उन्होंने प्रोजेक्ट करने से पहले, यानी इलेक्शन जब 2014 का हुआ उसके पहले से ही रणनीति के तहत मीडिया हाउसेस को खरीदना शुरू किया। और दूसरा क्या किया कि उनके जो मालिकान थे उनको कहीं किसी को राज्यसभा में भेज दिया, कहीं किसी को जो है बड़ी मोटी पूंजी दे दी, किसी को गंगा सफाई का ठेका दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने कुल मिलाकर के ये किया कि 24 घंटा ये मीडिया जो है एक पक्ष दिखाए और वो सरकार का पक्ष हो। सरकार अगर कुछ बुरा भी करे तो उसको अच्छा बना के पेश करे। और मीडिया में चूँकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनसे चाहे आप अच्छा करा लो चाहे बुरा करा लो। तो जब बुरा कराने को कहा गया तो उसी में जुटे हुए हैं। कई सारे सवाल उठते रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं क्या बोर्ड मैनेजमेंट करती है अपनी योजनाओं के थ्रू, अपनी ऐसी योजनाएं लाकर जनता के बीच में बोर्ड मैनेजमेंट का काम करती है बहुत सारी योजनाओं की। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। दरअसल क्या है कि ये एक, जैसे पहले होता था इलेक्शन में कि कंबल बांट दिए, शराब बांट दी, पैसा बांट दिया, और इसको बहुत बुरा माना जाता था। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा करता पकड़ा जाता था तो उसकी हार तक हो जाती थी अगर वो खुल जाए। अब ये हो गया है कि लोग जो है ना चुनावी मैनेजमेंट के लिए सरकारी घूस जो है उन्होंने उसको सरकारी घूस न कह सके आदमी, लेकिन रूप वही दे दिया। तो चुनाव के ऐन वक्त पर जो है ना वो स्कीमें आती हैं, किस्तें आती हैं, और फिर उनके कार्यकर्ता लोगों से बात कहते हैं कि भैया ले लिया ना पैसा, ऐसी रह दिवाली मिठाई खरीद ली ना। अब जाहिर सी बात है कि वो सामने वाला जो है वो समझ जाएगा कि क्या करना है। तो ये जो नियति है ना, बेसिकली आप पब्लिक की मदद कीजिए, सरकार होती ही इसलिए है। आप योजनाएँ लाइए, कैश कूपन्स दीजिए, तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने जो है ना उसको रिकमेंड भी किया। लेकिन अगर आपकी योजना का पैसा इस रूप में और इस मौके पे रणनीतिक तौर पे उसको अगर आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे जो है ना एक संदेश चला जाता है वोटर को। तो इसे जो है ना छुपी हुई जो है छुपा हुआ लालच या वोट को प्रभावित करने का एक प्रच्छन्न जो है उपाय में मानता हूँ।
हम देश में संवैधानिक अधिकारों की बात करें जी, तो क्या वाकई संवैधानिक अधिकार जनता तक पहुंच पा रहे हैं या केवल कहने की बातें रह गई हैं, एक ढांचा मात्र रह गया है संविधान? देखिए होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ नई चीज़ आती है, जैसे हमारे यहाँ वर्षों से राजतंत्र, सामंतवाद, ये भी पूरी दुनिया में जो एक प्रोसेस है, फिर लोकतंत्र आया है। लोकतंत्र को अब तक की सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता है, मतलब गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो लोकतंत्र जो है ना, अगर लागू हुआ तो ये नहीं है कि आप पहले ही दिन से जो है 100% लोकतंत्र लागू हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और भारत जो हमारा देश है वो इतनी विविधताओं से परिपूर्ण है और इसमें बहुत सारे तंत्र झेले हैं। आज भी आप देखिए तो भारत जो है पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं बना था, क्योंकि कहीं पे सामंतवाद का जोर है, कहीं पे पूंजीवाद का जोर है। और मज़े की बात ये बताता हूँ कि पूंजीवाद, जिसको जो है ना एक प्रोसेस में कोई बहुत बुरा एक काल नहीं माना गया था या एक चरण नहीं माना गया था, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि पूंजीवाद जो है ना वो सामंतवादी लोग चला रहे हैं। तो जब सामंतवादी लोग पूंजीवाद को चलाएंगे तो वही होता है जैसा हमारे देश में है कि पैसा आता है, लेकिन वो पैसे को जो भूमिका निभानी चाहिए वो जो है ना वो डराने के काम आता है, वो विकास करने के काम आता है। तो इस स्थिति में अब जब संविधान की बात है तो हमारा संविधान जब लागू हुआ तो जैसे किसी भी पद के लिए जो है ट्रेनिंग होती है कि भाई अगर आप टीचर हैं तो ट्रेनिंग कीजिए, डॉक्टर हैं तो ट्रेनिंग कीजिए, इंजीनियर हैं तो ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन लोकतंत्र की कोई ट्रेनिंग जो है ना हमारे यहाँ नहीं होती है। सीधे सीधे आप चुनाव लड़िए और किसी भी लेवल का मंत्री बन जाइए, वो अलग समीकरण होते हैं। तो जो ट्रेनिंग है संविधान की वो अब जनता को कैसे देंगे? जनता को ट्रेनिंग देंगे कि संवैधानिक जो मूल्य हैं उनकी कार्यशालाएं चलानी चाहिए सरकार की तरफ से भी और राजनीतिक दलों की तरफ से कि भाई संविधान के आपके ये अधिकार हैं तो और ये आपको कैसे हासिल करने हैं। और प्रोसेस उल्टा हो गया कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनको छुपाना कैसे है, संविधान को अंदर से जो है वो अधिकार कैसे कम करने हैं, ताकि पब्लिक को जो है ना सशक्त बनाने की दिशा में पब्लिक को कमज़ोर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। चतुर्वेदी जी, एक और बड़ा प्रश्न है धर्म को लेकर। जी, इस समय देश जो है धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है, कई मायनों में ठीक भी है। तो क्या लगता है कि धर्म मजबूत होना चाहिए? अगर धर्म मजबूत होता है तो फिर राष्ट्र कहाँ खड़ा होता है धर्म के मायने में, धर्म के परिप्रेक्ष्य में? मैं ऐसा सोचता हूँ कि धर्म किसी भी दूसरी इकाई या किसी भी दूसरी एंटिटी के खिलाफ नहीं होता। धर्म बनाम राष्ट्र, धर्म बनाम नैतिकता, ये सब जो है ना बहुत लड़ाने वाले प्रश्न नहीं है। धर्म की भूमिका जो है उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में हम ये लेते हैं कि इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, या जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं, या ईसाई धर्म है, या बहुत सारे धर्म हैं पूरी दुनिया में। धर्म जो है ना जब संहिता बन जाता है कि हमको इस हिसाब से चलना है, तो लोकतंत्र जो है उसका अपना संविधान है, जो कोई धर्म होगा उसकी अपनी संहिता होगी, तो दो चीज़ें साथ नहीं चलती। तो वहाँ पे टकराहट जो है ना, जिस धर्म को हमारे हिंदू धर्म, हमारे मतलब हिंदू वैचारिकी में तो धर्म का एक बड़ा विशाल जो है विराट एक परिभाषा है और उसका अनुभव है और लोग मानते रहे हैं। आप देखिए कि जब युद्ध भी होते थे तो लोग धर्म का पालन करते थे, तो अब आज चुनाव होते हैं धर्म का पालन नहीं होता। तो धर्म से ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो पूजा पाठ करा लीजिए या आप कहीं तीर्थ यात्रा कर लीजिए या आप लाउड स्पीकर लगा के वो बहुत ज़ोर से नमाज पढ़ लीजिए वगैरह वगैरह, ये सब वो उसके ऊपरी चीज़ें हैं। तो मैं धर्म को जो है ना कहीं से नहीं पाता हूँ कि वो राजनीति में दखल देता है या जो है वो राष्ट्र की संकल्पना में कहीं उसका कुछ उससे लेना देना है। धर्म वो जनता की चीज़ है, वो मनुष्य की चीज़ है। और ये जो अभी धर्म जो ऊपरी तौर पे जो ये चला रहे हैं और जिसका ये प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा करते हैं, वो दरअसल तोड़ने वाली चीज़ है। अब आप देखिए इस धर्म का नतीजा ये निकलता है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। तो सीधे सीधे रिजल्ट जब सामने है कि धर्म जो है नफरत करा रहा है, तो इसको धर्म नहीं कह सकते, या धर्म ही कहा जाए। तो आज धर्म में राजनीति है या राजनीति में धर्म? अब दोनों का घालमेल हो गया है। अब जिस पहले यही माना जाता था कि धर्म जो है व्यक्तिगत चीज़ है, जब चौखट के अंदर आप धर्म अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, जब सड़क पे आते हैं तो आप लोकतांत्रिक आदमी हैं, आपको संविधान के हिसाब से चलना है। लेकिन राजनीति के लोग जो है बहुत चतुर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है ना जो भी चीज़ उनको फ़ायदा देती है, पहले ये होता था कि भाई इस लेवल से नीचे नहीं गिरना है, लेकिन अब पतन की कोई सीमा नहीं है।
अब गिरने का कोई जो है ना शर्म बची है कि मैं इतना नीचे गिर गया हूँ। लेकिन हाँ, मुझे अगर ये हासिल करना है तो मैं किसी भी लेवल तक जा सकता हूँ। अब धर्म के मतलब वर्तमान सत्ता ने या पार्टी ने या उनके संगठन ने धर्म का क्या क्या किया है, अगर वो मैं गिनाने जाऊँगा ना तो हिंदू लोग जो है सोचेंगे कि यार हम मतलब किसके साथ खड़े। तो मैं उसमें जाने का मौका नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बुरी चीज़ नहीं है। हमारे जो पॉलिटिक्स को आचरण में ढालने वाले लोग हैं, उन्होंने राजनीति को जो है ना एक गंदा शब्द बना दिया है। वरना राजनीति तो अद्भुत चीज़ है। आप देखिए कि महाभारत से लेकर भगवान कृष्ण भी राजनीति ही कर रहे थे, भगवान राम भी राजनीति ही कर रहे थे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे अद्भुत जो लोग हुए हैं, भीष्म जो है पितामह जो है, उन्होंने राजनीति के पाठ दिए। रावण ने जो है राजनीति के पाठ दिए। वो बहुत चर्चित प्रसंग है कि जब मृत्युशैया पे रावण पड़ा हुआ था तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जी को कि भैया अब हम तो चल रहे हैं, लेकिन उनसे जो है वो इतने बड़े विद्वान है, राजनीति के पाठ ले लो। तो राजनीति का वो पाठ जो है जो दिया रावण ने, वो ये थोड़ी दिया था जो आज की सत्ता वाले चला रहे हैं। अच्छा, वर्तमान में लोकतंत्र को किस हिसाब से देख रहे हैं आप? लोकतंत्र मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि जैसे कांग्रेस ने वो अनुच्छेद जो 370 है, तो वो कश्मीर के हित में या भारत के हित में उन्होंने 370 का अंदर का जो माल था वो पूरा निकाल के फेंक दिया। वो खोल ही रह गया था। जैसे वहाँ 2 झंडे लगते थे, प्रधानमंत्री होता था वगैरह वगैरह, और जो मंत्रालयों के मामले थे कि ये मंत्रालय वो कर वगैरह वगैरह, वो सब उन्होंने करके और सेंट्रलाइज कर दिया था उनको। तो वो अच्छे के लिए किया। अब इन्होंने क्या किया है कि जो संविधान है जिससे लोकतंत्र चलता है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, तो उन्होंने लोकतंत्र का जो अच्छा जो माल था उसको निकाल के फेंक दिया, और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर भाई जो पिलर्स होते हैं, आप जो ये भारत की बुनियाद खड़ी हुई है लोकतंत्र की, अगर उसके पिलर्स आप जो है कमज़ोर कर दोगे तो जाहिर है आज नहीं तो कल जो है वो लोकतंत्र को बड़ा गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, और ये हो रहा है। ऐसी मूलभूत सुविधाएं या ऐसी मूलभूत चीज़ें जो वाकई सरकार को जनता के लिए करनी चाहिए, सजेशन। मूलभूत सुविधाएं तो ये हैं कि मनुष्य को जो है आप मशीन मत बनाइए, क्योंकि मनुष्य जब मशीन बनेगा उसकी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। जब भावनाएं खत्म हो जाएंगी तो रिश्ते, समाज, इनमें नैतिक जो मर्यादाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो रोटी रोजी रोजगार ये तो सब बहुत ज़रूरी है ही, इस दिशा में काम करना चाहिए। और कुछ तो क्षेत्र ऐसे हैं जैसे रक्षा का हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्वास्थ्य का हुआ, शिक्षा का हुआ, तो ये तो कभी प्राइवेट उसमें देना नहीं चाहिए। टोटल जो है गवर्नमेंट को रखना चाहिए कि भाई हम ये सुविधाएं देंगे, हमारे नागरिक मजबूत हों, सचेत बने। खाली हल्ला करने से नहीं होता कि हम विश्वगुरु हो गए, फलाना हो गए। आपको करके दिखाना पड़ेगा, आपको चीज़ें लोगों को पेश करनी पड़ेंगी। आप बताइए भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है सवेरे से शाम तक लोग जो है ना वो जो इस्तेमाल करते हैं, सवेरे उठते हैं टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, रात में सोते हैं वो बिजली से लेके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत में जो है बनाई है। ये सब विदेशों का आविष्कार है। तो भारत जो है ये कोशिश करे अपने वैज्ञानिकों की मदद से, अपने शोधार्थियों की मदद से अपने लिए कुछ जो है निजी आविष्कार करें और विश्व को जो है दिखाएं, तब विश्व गुरु बनेंगे। अपनी छाती पीटने से मैं कह दूं कि भाई मैं तो बड़ा महान हूँ, अरे तो जब कुछ महानता के काम करूँगा तब ना लोग मानेंगे। तो यही स्थिति जो है हमारे यहाँ के आजकल के जो पॉलिटिकल जो दबंग लोग हैं उनकी बनी हुई है कि वो जो है ना मतलब एक जिसको कहते हैं ना आभासी चीज़ें क्रिएट करते हैं, जबकि मनुष्य आभासी नहीं है। मनुष्य जो है जिंदा इकाई है। तो इस जिंदा इकाई के लिए जो भी आप काम करेंगे उसके हित में वही मूलभूत चीज़ें, बाकी सब आडंबर है, मुखौटे हैं, बाकी का कोई मतलब। चलते चलते एक और प्रश्न जी, किसानों के लिए क्या होना चाहिए? किसान सबल कैसे बने, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता कहा जाता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महिमा मंडन करने वाली बात है, और हमें जिसको नष्ट करना होता है उसका महिमा मंडन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको जो है भगवान राम को मानना है या गौतम बुद्ध को मानना है, तो उनका फोटो बना के, या अम्बेडकर को मानना है या गांधी को, किसी का भी आप नाम लीजिए, उसका फोटो बनाएंगे और दीवार पर वो चिपका देंगे और उसमें माला चढ़ा देंगे। उन्होंने क्या कहा उससे हमको कोई लेना नहीं है। इसीलिए अन्नदाता कहने से हम उसको जो है नकली, एक जैसे वो नारी
को बोलते हैं देवी है फलाना, नारियों की क्या स्थिति आती है। तो ये जो है चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि वो अन्नदाता है, वो अन्नदाता वगैरह ठीक है अपनी जगह है, लेकिन उसका जो है उसकी जो समस्याएं हैं उसको एक इंडस्ट्री के तौर पे देखना चाहिए। आप देखिए कि इंडस्ट्री कोई भी लगती है तो उसको ये बिजली जो है देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं, वहाँ तक सड़क बना के देते हैं, लॉजिस्टिक्स पूरा बना के देते हैं, और मतलब सारी सुविधा देते हैं कि आप इंडस्ट्री लगा लीजिए। किसान जो है ना वो अपने बीवी बच्चों के साथ लगा रहता है, जिनका श्रम में कोई ऐड मतलब उसको गिनती ही नहीं करते कि इसका लड़का भी जो है वो वहाँ पे खेती में लगा हुआ था, इसकी बीवी भी लगी हुई है। मतलब परिवार के जितने लोग हैं खेती में लगे हैं, लेकिन उनका श्रम उसमें जुड़ता नहीं। तो उसको जब आप इंडस्ट्री के तौर पे नहीं देखेंगे तो आप इंसेंटिव भी नहीं देंगे। आप उसको सोचते हैं कि ये कोई जो है ना थैंकलेस जॉब है, मतलब वो मजबूर है कि वो उगाएगा और हम खाएंगे। इस दृष्टि से किसान का भला नहीं हो सकता। आप जो है ना उसको ये समझिए कि ये अपनी पूंजी लगा रहा है, अपना श्रम लगा रहा है, तो इसको क्या मिले। आप देखिए कि जो आज से 50 साल पहले आप 4 कुंटल गेहूं बेच दीजिए और 1 तोला सोना ले लीजिए। आज आप देखिए आप कितने कुंटल गेहूं बेचेंगे कि 1 तोला सोना लेंगे। इससे आपको जो है ना पूरा अंदाज़ा लगता है कि किसान के साथ लगातार कितना अन्याय हुआ है। और अगर अब वो अपनी अधिकार या यूएसपी वगैरह ये एमएसपी जो मांग रहे हैं तो वो कहाँ से जो है गलत है, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, और उल्टा आप जो है अपनी ही राजधानी में घुसने के लिए आप भाले खड़े कर रहे हो, पुलिस लगा रहे हो, सेना लगा रहे हो। अरे वो कोई पाकिस्तान से आए लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, और अन्नदाता भी कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये थे विजय शंकर चतुर्वेदी जी, और निश्चित रूप से जो उन्होंने अपनी बात रखी वो एक पत्रकार के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर देश के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मैं कैमरामैन दलजीत के साथ योगेश योगी किसान लाइव।